तो ज्योतिष जो है हमको जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए, जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, इसकी हमको दृष्टि देता है। अगर हम अकेले ज्योतिष को, वैसे तो किसी भी विज्ञान के द्वारा यदि हम अपने जीवन में झांकेंगे तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उनमें से ज्योतिष भी एक बहुत सुंदर विज्ञान है। अगर ज्योतिष चूँकि समग्र विज्ञान है, धर्म का विज्ञान है, यदि हम इसको अपने जीवन में जैसे जैसे उतारते जाएंगे, इसको हम समझेंगे, धर्म में अपना जीवन करते जाएंगे, तो हमको एक जीवन जीने की दृष्टि मिलेगी, हमारा जीवन सुखमय होगा। अपना जीवन हम सुखमय करेंगे, और अगर हमारा जीवन सुखमय, जय सिया राम। पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं कि सबसे पहला सुख जो इस जीवन में है वो निरोगी काया है। अगर काया निरोगी नहीं है तो सारे सुख बेकार हैं। धर्मशास्त्र के अंदर 10 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है जो हर व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। जिसके पास ये 10 सुख होते हैं उसे ही संसार में सुखी कहा गया है। जिनमें से सबसे प्रथम सुख निरोगी काया को माना गया है, क्योंकि सारे सुख इसके बाद ही उत्पन्न होते हैं, अथवा उन सब सुखों का मज़ा जब ही लिया जा सकता है जबकि ये पहला सुख हो। अगर काया ही निरोगी नहीं होगी तो हमको कोई भी सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह दरवाज़ा है सुखों का। अगर काया ही बेकार हो जाए, अगर शरीर रुग्ण हो जाए, शरीर में रोग आ जाए, तो सारे सुख बेकार हो जाते हैं। फिर चाहे कितना भी पैसा पड़ा रहे, चाहे कितनी अच्छी पत्नी हो, कितना आज्ञाकारी पुत्र हो, चाहे कुछ भी, सारे तरह के सुख मिल जाएं, परंतु अगर काया निरोगी नहीं है तो हम उन सुखों का सारे सुख बेकार हो जाते हैं। सिर्फ एकमात्र सुख से सारे सुख बेकार हो जाते हैं। तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, निरोगी काया को कैसे प्राप्त किया जाए, उत्तम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाए, आज के समय में आधुनिक विज्ञान के डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोग इस समय में उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारी जीवनचर्या का ही परिणाम है, जिन्हें कि हम लाइफ स्टाइल डिसीज़ भी कह रहे हैं, अथवा उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जा रहा है। मतलब जो एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं पहुंचती है, वो स्वयं ही अपने शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे जो रोग हैं वो सब हमारे गलत दिनचर्या के कारण हो रहे हैं। अब गलत दिनचर्या को कैसे सुधारा जाए, सही दिनचर्या क्या होती है, यह कोई नहीं बता रहा है। इसकी चर्चा बहुत हो रही है गलत दिनचर्या की, परंतु सही दिनचर्या क्या हो यह कोई नहीं बता पा रहा है। तो सही दिनचर्या क्या हो, ज्योतिष के अनुसार गलत क्या क्या हो जाता है, उस सब के ऊपर आज हम देखेंगे। सही दिनचर्या का अर्थ है धर्मानुसार चलना। धर्म के अनुसार चलना ही सही दिनचर्या होती है। अगर हम धर्मानुकूल नहीं चलते हैं तो वह सही दिनचर्या नहीं है। पितृ कारक ग्रह है, सूर्य को पिता बताया गया है। सूर्य सृष्टि का पिता है क्योंकि सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न है। विष्णु भी धर्म कहे गए हैं, विष्णु भी सूर्य है, सूर्य ही विष्णु है, विष्णु ही सूर्य है। अतः अगर हम धर्म के अनुसार, विष्णु के अनुसार, भगवान विष्णु के अनुसार, सूर्य के अनुसार अगर अपनी दिनचर्या रखेंगे तो वह सही दिनचर्या होगी। सूर्य एकदम प्रातःकाल सुबह उठ जाते हैं, नियमित रहते हैं, पूर्णतः अनुशासन में रहते हैं। अतः हमको रोजाना सुबह सूर्य भगवान से पहले उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। भगवान सूर्य कभी अपने काम को छोड़ते नहीं हैं, सदैव करते हैं। ऐसा नहीं होता किसी दिन भगवान सूर्य ना उदय हो, कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान सूर्य उदय ना हो, वो प्रतिदिन आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। ऐसे ही हमको अपने जीवन में अनुशासन रखना चाहिए, जीवन के प्रति अनुशासित होना चाहिए। वो उदार होते हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं होता, वह हमको सबको एक बराबर, एक समान रूप से सबको देते हैं, बगैर किसी इसके कि उनको क्या प्राप्त होगा, बगैर किसी स्वार्थ के पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। हमें भी ऐसे ही बगैर स्वार्थ के पूरी दुनिया में काम करना चाहिए। हमें दयालु होना चाहिए, दूसरों के लिए उदारता रखनी चाहिए। हमें अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता होनी चाहिए। हमें दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। अगर हम स्वार्थी नहीं होंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, तो बहुत सारे मानसिक और शारीरिक रोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो सूर्य भगवान से पहले हम ये सीखें, नियमित रहें, अनुशासित रहें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, क्योंकि सूर्य भगवान जैसे जल्दी चले जाते हैं तो हमें भी उसके बाद सो जाना चाहिए।
पूरे प्रकृति के अंदर कोई पशु पक्षी सूर्य भगवान के अस्त हो जाने के बाद में कोई भी खाता नहीं है। तो हमें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो उसके बाद हम खान पान ना करें, और बहुत ही आवश्यकता पड़े तो कोई हल्का पदार्थ लें। इस तरह से हमें अपनी जीवनचर्या रखनी चाहिए, मर्यादित रखनी चाहिए, धर्म के अनुसार रखनी चाहिए। तो यही श्रेष्ठ दिनचर्या है, इसे ही श्रेष्ठ दिनचर्या कहते हैं, जो कि आजकल कोई बताता नहीं। अब हम चर्चा करते हैं कि भोजन किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि आहार से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है, आहार और विहार। तो विहार तो मान लो हमने ठीक कर लिया कि समय पे उठे, समय पे सोए, समय से खाना है, अनुशासित रहना है, उदारतापूर्वक जीवन जीना है, दूसरों के लिए हमें जीना है, स्वयं के लिए नहीं जीना है, स्वार्थी नहीं बनना है। तो यह तो सब चीज़ें ठीक हो गई, विहार ठीक हो गया। अब आहार को भी ठीक करना है। और आजकल जितनी बार भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो इन्हीं दोनों के कारण हो रहे हैं कि आहार और विहार ठीक नहीं है। तो विहार तो हम भगवान को देख करके धर्मानुकूल अगर हम अपना आचरण रखेंगे, स्वार्थी नहीं होंगे, दूसरों के लिए जिएंगे और नियमित रहेंगे, अपनी दिनचर्या को ठीक रखेंगे, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, दूसरों के लिए ही पहले, अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्व देना, अपने कामों से ज़्यादा दूसरों के कार्यों को महत्व देना, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारी विहार बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आहार के लिए क्या करें? तो आहार के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आहार कितने प्रकार के होते हैं। आहार 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पूरी सृष्टि ही त्रि है, सारी सृष्टि में ही सब कुछ 3 ही है, इसलिए आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमें तामसिक आहार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राजसिक आहार भी जितना हो सके उतना ही ले, ज़्यादा राजसिक आहार के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, और अधिकतर सात्विक आहार के ऊपर अपनी जीवनचर्या बितानी चाहिए। अगर हमारा आहार सात्विक होगा, थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर राजसिक हो सकता है, तो हमारे को कभी भी कोई बीमारियां, कोई भी रोग नहीं सताएंगे। जो आज सबसे ज़्यादा रोग यही देखे जा रहे हैं, जीवनचर्या के रोग, सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल डिसीज़ देखी जा रही हैं, ऑटोइम्यून डिसीज़ देखी जा रही हैं, सबसे ज़्यादा आज जो लोग बागों की मृत्यु हो रही है वह भी इन्हीं रोगों के कारण हो रही है, वो सबसे कम हो जाएगी। तो सात्विक आहार कौन से होते हैं, सात्विक आहार किनको कहते हैं, तामसिक किनको कहते हैं, राजसिक किनको कहते हैं, इन्हें एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सात्विक आहार जो है उनको नियंत्रित कौन सा ग्रह करता है। तो सात्विक आहार के लिए नियंत्रित करने वाले 2 ग्रह सबसे प्रमुख हैं, जो दोनों के दोनों बहुत ही शुभ ग्रह हैं। पहला ग्रह तो है चंद्रमा, दूसरा है गुरु। अब हमको जानना जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रह हैं, चंद्रमा और गुरु, तो हमको ये भी जान लें कि ये किन किन पदार्थों को नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा सारे के सारे श्वेत पदार्थों को नियंत्रित करता है, मीठे पदार्थों को, श्वेत पदार्थों को, मधुर और मृदुल जो पदार्थ होते हैं उनको नियंत्रित करता है चंद्रमा। गुरु उन वस्तुओं को नियंत्रित करता है जो हल्का पीलापन लिए हुए हों, जो मधुर हों, जो मृदुल हों, इस तरह की वस्तुओं को गुरु नियंत्रित करता है। अब ये दोनों के दोनों ग्रह ही सात्विक हैं, दोनों ही लगभग एक जैसी वस्तुओं को करते हैं, सिर्फ रंग में थोड़ा सा अंतर है कि वो बिल्कुल श्वेत वस्तुओं को पसंद करता है, ये जो श्वेत से हट करके पीलापन लिए हुए होती है उन वस्तुओं को नियंत्रित करता है। तो सात्विक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जो भी जितनी बड़ी श्वेत वस्तुएं हैं, दूध है जैसे कि, और जिस तरह की मीठा है, शक्कर है, गुड़ है, जो इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं उन सब के अंदर वो सारे के सारे सात्विक पदार्थ। जिस तरह की फल फूल हैं, फल फूल वगैरह जो हैं वो भी सब सात्विक आहारों के अंदर आते हैं, जिनको पकाया नहीं जाता। जो बगैर पका हुआ चीज़ है वो सब सात्विक में आता है। पकाते से ही वह भोजन राजसिक हो जाता है, उसमें नमक डालते से ही वो राजसिक हो जाता है। तो राजसिक भोजन की शुरुआत वहीं से होती है जब भोजन पकने लगता है। भोजन कच्चा रहता है तो वह सात्विक आहार के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा बहुत राजसिक आहार के ऊपर रहा जा सकता है, क्योंकि राजसिक आहार का हम पूरी तरह जो दूसरे राजसिक पदार्थ हैं, और इसमें बहुत सारे पदार्थ आते हैं राजसिक के अंदर, उनको तो कर सकते हैं, परंतु पके हुए भोजन को छोड़ पाना मुश्किल है, तो उनको हम ले सकते हैं, परंतु उसमें सात्विक पदार्थों के साथ ही उसको बनाया जाए। सात्विक पदार्थों के साथ ही अगर पका करके भोजन बनाया जाए
तो वह पूर्णतः लगभग सात्विकता को ही लिए हुए भोजन होगा और वो हमको कम से कम नुकसान देगा। अब इसके अंदर एक बात आती है कि क्योंकि छठवां घर जो है वो रोगों को नियंत्रित करता, तो छठे घर के अंदर जा कर के हमको ये देखना पड़ेगा चंद्रमा की और गुरु की प्रकृति क्या हो जाती है। हम जानते हैं कि जितने भर भी ये जो घर हुए छठा, आठवां, 12वां, इनके अंदर शुभ ग्रह जो है वो बुरा फल देते हैं और जबकि जो पाप ग्रह होते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं, वो अच्छा फल देते हैं। तो चंद्रमा जो है छठे घर के अंदर जाता है, चूंकि ये शुभ ग्रह है तो ये फल अशुभ देने लगता है। तो अब होता क्या है कि चूंकि जिन पदार्थों को चंद्रमा नियंत्रित करता है, सात्विक पदार्थों को, कुछ सात्विक पदार्थों को चंद्रमा नियंत्रित करता है, कुछ को गुरु नियंत्रित करता है। गुरु उनको करता है जो कि ऑफ वाइट पदार्थ होते हैं, जो श्वेत से हट करके थोड़ा पीलापन लिए हुए होते हैं, और एकदम पूर्ण चटक श्वेत जो पदार्थ होते हैं उनको चंद्रमा नियंत्रित करता है। तो अब उसके अंदर क्या होता है, तो जैसे कि भैंस का दूध हुआ वो एकदम सफ़ेद होता है, वो नुकसान करेगा। जो गाय का दूध होता है हल्का पीलापन लिए हुए, वो नुकसान नहीं करेगा, वो रोगों की उत्पत्ति नहीं करेगा। एकदम चंद्रमा के पदार्थ जो सात्विक पदार्थ है उनका अधिक मात्रा में सेवन करने पर, अनियंत्रित रूप से सेवन करने पर वो निश्चित तौर पर नुकसान करना शुरू कर देंगे। टूथपेस्ट आजकल आ रहे हैं, सब सफ़ेद सफ़ेद टूथपेस्ट आ रहे हैं, नुकसान करते हैं। मंजन पीला पीला होता है, मंजन वाइट नहीं होता, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। आपको जिनके ज़्यादा अपने दांतों के पीछे पड़े रहते सफ़ेद करवाने के, निश्चित तौर पे उनके दांतों के अंदर हमेशा दिक्कत आएगी। जो अपने दांतों को मंजन से ऐसे ही थोड़ा ही साफ़ करके रखते, ज़्यादा उनको चमकाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो ठीक रहेगा। क्योंकि जहाँ आप ज़्यादा सफ़ेदी की तरफ बढ़ेंगे वह चंद्रमा से नियंत्रित होने लगेगी, और चंद्रमा चूँकि छठे घर के अंदर जा कर के अशुभ प्रभाव देने लगता है, रोगों की उत्पत्ति का कारक होता है, तो सात्विक पदार्थ होते हुए भी वह पदार्थ नुकसान देने लगते हैं। अब जैसे शक्कर है वो सफ़ेद होती है, एकदम सफ़ेद होती है, तो वो चंद्रमा से नियंत्रित है, तो शक्कर जो है वो नुकसान करेगी। और उसकी जगह जो गुड़ जो है वह चूँकि पीलापन लिए हुए होता, सफ़ेद नहीं है, तो है दोनों के दोनों मीठे पदार्थ, तो वो हैं सात्विक पदार्थों के अंदर, परंतु जो चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित सात्विक पदार्थ है वो रोगों की उत्पत्ति का कारण बनने लगते हैं। गुड़ में भी यह देखना चाहिए कि अगर वो शक्कर मिला करके बनाई जा रही है तो निश्चित तौर के ऊपर वो नुकसान देने लगेगा। गुड़ शुद्ध होना चाहिए, जैसा देशी गुड़ पहले आता था, क्योंकि आजकल गुड़ भी शुद्ध नहीं रह गया है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अधिक मीठा जब भी होगा तो वो चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित होगा, कम मीठे पदार्थ जो होंगे वो गुरु के द्वारा होंगे। इसलिए अधिक मीठा लेना भी नुकसान करता है, कम मात्रा में मीठा भी कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो गुरु के द्वारा। गुरु क्या करता है, गुरु जब छठे भाव में बैठता है, हालांकि वह भी सात्विक ग्रह है, तो सात्विक ग्रह जो है, जो शुभ ग्रह हैं, वो छठे, आठवें, 12वें में जा कर के वो खराब फल देने लगते हैं। परंतु गुरु छठे भाव में इसलिए खराब फल नहीं देता क्योंकि वह गुरु है। तो गुरु जैसे हमसे रुष्ट भी हो जाए तो हमारा ज़्यादा थोड़ी ना हमारा नुकसान करेंगे, वो ज़्यादा डांट देंगे, कुछ कर देंगे, क्योंकि गुरु जो होता है वो कभी आपका नुकसान नहीं कर सकता। ये मैं आजकल के गुरुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो वास्तव में गुरु जो होते हैं, जिनको गुरु कहा जाता है, वो कभी भी नुकसान नहीं कर सकते, भले कितने भी नाराज हो जाएं। तो गुरु क्या है, छठे भाव के अंदर वह फल नहीं देता जैसे चंद्रमा देने लगता है। इसलिए गुरु के द्वारा नियंत्रित जितने भर भी सात्विक पदार्थ हैं वह नुकसान नहीं देते। हाँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति नहीं करनी चाहिए। बाकी हमको जितने भर भी पदार्थ हैं वो कभी भी नुकसान नहीं देंगे, सात्विक पदार्थ हैं। अब राजसिक पदार्थों की चर्चा कर लेते हैं। राजसिक पदार्थ किन के द्वारा, किन ग्रहों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो राजसिक पदार्थों को नियंत्रित करने में मुख्य ग्रह जो है, बाकी और भी पापी ग्रह जो हैं उनके मैं चर्चा करूंगा, वो भी है, परंतु मुख्य तौर के ऊपर ये मंगल के द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्योंकि जो हम आजकल राजसिक पदार्थ ज़्यादा करके ले रहे हैं, जो नुकसान करने वाले पदार्थ हैं, वो मंगल के द्वारा ही नियंत्रित हैं, जिनमें एक है खटाई, खट्टा, और एक है तीखा। ये दोनों के दोनों पदार्थ मंगल के द्वारा होते हैं। मंगल लाल रंग को भी नियंत्रित करता है, तो लाल इमली हुई, लाल मिर्च हुई, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। ये आप जो भी कोई आहार विज्ञानी है उनसे भी जान सकते हैं, वो भी यही बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें आहार में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो नुकसान देती हैं। और यही हम ज्योतिष से देखते हैं कि वो नुकसान करेंगी। तो आम हो गया, आम की खटाई अमचूर हो गई, इमली हो गया,
मिर्ची हो गई, तीखे पदार्थ, ये जितने बड़े भी तीखे पदार्थ हुए या खट्टे पदार्थ हुए, ये सब राजसिक में आते हैं और ये सब के सब नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अल्प मात्रा में ठीक है, अधिक मात्रा में लिया जाएगा तो निश्चित तौर के ऊपर नुकसान किया करेगा। पकाने पर चूंकि अग्नि का इस्तेमाल होता है, अग्नि मंगल से नियंत्रित होती है, तो इसलिए वह राजसिक के अंदर आती है। इसलिए ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, पकाना सिर्फ उतना ही चाहिए, थोड़ा सा ही पकाएं। अगर भाप के अंदर पकाया जा रहा तो बहुत अच्छा, ज़्यादा फ्राई करना, तेल के अंदर ज़्यादा तलना, बहुत देर तक अग्नि के ऊपर वस्तुओं को रखने से वो बहुत ही ज़्यादा राजसिक के अंदर बदल जाती है, क्योंकि उनके अंदर मंगल की प्रचुरता हो जाती है, वो ज़्यादा मांगलिक हो जाती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा अग्नि का प्रयोग पकाने के अंदर किया जाएगा, जितनी देर तक अग्नि पर रखा जाएगा, जितना तेज किया जाएगा, और ऐसा किया जाता है आजकल तो कि उनको खूब देर तक आंच के ऊपर करके आग ही लगा दी जाती है। अगर इस तरह से किया जाएगा, मंगल जो है उसके अंदर मंगल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा राजसिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो नुकसान देगा। और ये आहार विज्ञानी भी कहते हैं कि भोजन को बहुत ज़्यादा पकाने से भोजन खराब हो जाता है, भोजन फिर उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। इसलिए उसको यह किया जाए जितना अगर भाप में पक सके उतना ज़्यादा अच्छा है, और तलने में भी बहुत थोड़ा तला जाए, ज़्यादा नहीं किया जाए, ज़्यादा देर आंच पे नहीं रखा जाए, तो भोजन की पौष्टिकता भी बनी रहती है और वह इन ग्रहों के प्रभाव से भी बचा रहता है। वह उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता जितना ज़्यादा उसको नुकसान करना चाहिए। अब आजकल एक और थोड़ा सा प्रचलन आहार के अंदर आ गया है, खासकर भारत के अंदर, कि हर चीज़ के अंदर लाल टमाटर डालते हैं। तो टमाटर में चूंकि एक तो खटाई होती है और दूसरा वो लाल रंग लिए हुए होता है, इसलिए उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। मैंने कहा ना कि राजसिक पदार्थों को हम सीमित मात्रा में ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, परंतु कम अल्प मात्रा में लेना चाहिए। कभी कभी प्रयोग ठीक होता है, हमेशा सदैव उनका प्रयोग ठीक नहीं है। सात्विक पदार्थ ही रखने चाहिए, फल सब्जियां वगैरह इस तरह के जो भी फल हैं उन पे ही ज़्यादा रहना चाहिए। और ये जो इस तरह के पदार्थ हैं जो खटाई वाले हैं, तीखे पदार्थ हैं, इनका कम से कम प्रयोग होना चाहिए। और रूटीन के अंदर हमेशा प्रयोग करना उनका गलत है, वो रोगों को उत्पत्ति करेगा ही करेगा। अब चलते हैं और अपन देखते हैं तामसिक पदार्थ किनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तामसिक पदार्थ मुख्य तौर पर राहु के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस बात को हमको पूरी तरह से ठीक से जान लेना चाहिए। और राहु किस तरह का ग्रह है उसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। राहु बहुत ही पापी ग्रह है, बहुत ही उसका अंत भी बहुत दुखदाई होता है। इसलिए तामसिक पदार्थ जितने बर भी हैं राहु के द्वारा नियंत्रित हैं। और तामसिक पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मांसाहार है, शराब है, तिबरी मांसाहार, अंडा वगैरह, ये जो भी कुछ है, मछली, ये सब के अंदर राहु के द्वारा नियंत्रित है। उसके अलावा प्याज है, ये सारे का सारा राहु के द्वारा नियंत्रित है। बासी भोजन, अब बहुत सारे लोग आ गए वो बाकी चीज़ों से तो बचे रहते, परंतु बासी भोजन अधिकतर करने की आजकल प्रधानता बढ़ गई है, इसीलिए उनमें राहु विकसित हो जाता है। और छठे घर का राहु बड़ा ही बुरा होता है, तो इसके कारण राहु बहुत ज़्यादा कुपित हो जाता है, राहु की शक्ति बढ़ जाती है। और जब आपके जीवन में राहु की शक्ति बढ़ेगी, आपके जीवन के अंदर पत्रिका में उसका स्थान कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस स्थान के से नुकसान करना प्रारंभ करेगा, परंतु वो पूर्णतः आपके लिए रोग तो फैलाएगा ही फैलाएगा, उन आहारों के अंदर वो करेगा। इसलिए जितने पर भी चिपचिपे पदार्थ हैं, बासी पदार्थ हैं, और जितने भर भी ज़्यादा लोच वाले चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा आजकल लोगों को गेहूं भी नुकसान करने लगा है, क्योंकि वो लोच लिए हुए होता है, तो इसलिए उसके अंदर राहु का कुछ अंश होता है। उसके अंदर चिपचिपे पदार्थ हैं, आजकल पिज्ज़ा वगैरह खाने की, चीज़ वगैरह की, वो सब चिपचिपे पदार्थ हैं, इन सब के अंदर भी राहु का निवास होता है। बासी पदार्थ हैं, पिज्ज़ा पहले से बन करके आया हुआ होता है, या उसमें कुछ नीचे की कोई पदार्थ पहले के इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्रेड है वो बन करके आई हुई होती है, बासी होती है, डिब्बा बंद पदार्थ है, ये सब बासी पदार्थ हैं जो पहले से बन करके कहीं से बन, चिप्स है, ये सारे के सारे, ये जो भी चीज़ पहले से बन करके रखी हुई है, ताज़ी नहीं बनाई गई है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चिप्स हो, कुछ भी हो, नमकीन हो, वो भी पहले से बन करके आया हुआ होता है, ये सारे के सारे तामसिक पदार्थ हैं, ये सब बासी पदार्थ हैं, ये आपको निश्चित तौर पर नुकसान करेंगे। आप चाहे तो आहार विज्ञानियों से ही पूछ ले, वो भी यही कहेंगे। इनको वो लोग आजकल फास्ट फूड कहने लगे। तो फास्ट फूड मतलब क्या है? फास्ट फूड यानी कि बासी पदार्थ। तो ये जितने बार भी फास्ट फूड है, ये सब बासी पदार्थ हैं, ये आपको नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इन वस्तुओं का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, पूर्णतः निषिद्ध कर देना चाहिए अपने जीवन के अंदर इनका प्रयोग। और दूसरा, हमेशा बाहरी और निर्जन स्थानों के अंदर, घर के अलावा राहु का प्रभाव बहुत तेज होता है,
तो जो भी आप अगर घर से बाहर जा कर के आहार करेंगे तो राहु का प्रभाव बढ़ेगा। स्वतः ही वो कितना भी अच्छा भोजन करेंगे वो तामसिक भोजन हो जाएगा। घर के बाहर किया हुआ कोई भी भोजन तामसिक भोजन होगा, क्योंकि राहु जो है वो घर से बाहर रहता है, एकांत में रहता है, सुनसान में रहता है। राहु हमेशा घर से बाहर होता है, तो घर के अंदर राहु का नहीं प्रवेश होता है। तो आपने घर से बाहर भोजन किया वो तामसिक बन जाएगा, वो नुकसान करेगा। आप चाहे आहार विज्ञानियों से पूछ ले, वो भी यही कहेंगे घर के अंदर आप कुछ भी बना करके खाएं, घर के बाहर खाएंगे वो निश्चित तौर पर नुकसान देगा। सही बात है, कोई कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, हमको क्या पता, कैसे पदार्थ इस्तेमाल कर रहा है, हमको क्या पता। और इसीलिए हम जो भी कोई मिर्च मसाले या कोई भी लाएं वो भी हम ताज़ा ही घर के अंदर अगर हम पीस लेते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई, पहले तो हाथ की चक्कियाँ वगैरह होती थी, अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया, मिक्सियाँ आ गई। तो अगर घर के अंदर ही अगर हम पीस करके ताज़े ताज़े सब मसाले खड़े ला करके उनको यदि हम कर रहे हैं तो वो हमको कम नुकसान करेंगे। बाजार के जो पहले से पिस करके आ रहे हैं बासी हो गया तो तामसिक हो गया, राहु की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ गई, राहु की प्रकृति आ गई उसके अंदर। आटा भी आजकल लाने का प्रचलन हो गया, पहले से पिसाया ले आते, बासी हो गया। इस तरह का आप पहले से पिसा हुआ ले करके आ रहे हैं, बाहर से आ रहा है वो सामान आपका पिस करके पूरा का पूरा पहले का पिसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि वो कैसा हो गया, बासी पदार्थ हो गया, बासी हो गया। तो उसमें राहु की प्रधानता बढ़ गई और वह तामसिक प्रकृति का हो गया, अब वो नुकसान करेगा ही करेगा। इसलिए बेहतर है, बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में स्वयं गेहूँ लाएं और उसे पिसवाएं, अपने घर में ही पिसवाएं। क्या चाहे अपने घर में, अब तो बहुत ज़्यादा अब तो तकनीकी बढ़ गई है, घर में चक्की रख सकते हैं आप, उसके अंदर आराम से पीस सकते हैं या उसको पिसवा करके ले आएँ उसको। तो आप जितना ज़्यादा आप चीज़ों का प्रयोग ताज़ा करेंगे, घर के अंदर स्वयं ही खड़ी चीज़ें ला करके उनका इस्तेमाल फिर अपने आप ही पिसा के पीस के यदि आप करेंगे तो वो उतना ही आपको वो सात्विक प्रवृत्ति में रहेंगी, सात्विक प्रकृति की होंगी। घर के अंदर ही भोजन करेंगे सात्विक प्रकृति का होगा, बाहर करेंगे वो तामसिक बन जाएगा। वो राजसिक से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सबसे अच्छे पदार्थ होते हैं सात्विक, उसके बाद में राजसिक, और सबसे निकृष्ट पदार्थ होते हैं तामसिक। और जो तामसिक के चक्कर में पड़ा उसका तो जीवन बर्बाद ही होना है। तो आजकल हम तामसिक के ज़्यादा चक्कर में पड़ गए। क्योंकि हमारा जीवनचर्या ऐसी हो गई है, घर के बाहर थोड़ा सा ज़्यादा रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब अगर आप रह रहे हैं तो बाहर खाते पीते हैं तो सारा का सारा बासी भोजन है, घर के बाहर का भोजन है। अब इससे क्या होगा, आप रोग जो है वो कुपित होने शुरू हो जाएंगे, राहु की शक्ति बढ़ने लगेगी। और जो राहु की शक्ति बढ़ेगी तो फिर तो आप जान लीजिए क्या होगा, फिर तो आपको रोग सताएंगे ही, क्योंकि राहु तो रोगों की तरफ ले ही जाता है। राहु तो उसकी प्रकृति यही है पीड़ित करने की, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, इसलिए उसकी शक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। राहु जिन जिन पदार्थों में होता है, राहु अधिकतर तामसिक पदार्थों में होता है, उनकी शक्ति मत बढ़ाइए। कई लोग इसी तरह से करते हैं, कुत्ते को वो हम कभी और करेंगे, वरना क्या करते हैं लोग कुत्ते को भोजन कराने लगते हैं। अरे कुत्ते को भोजन कराएंगे तो भाई राहु कुत्ते में ही है, उसकी शक्ति बढ़ेगी, तो नुकसान होगा। आपको तो कुत्ते को अवॉइड करना चाहिए, कुत्ते को घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ते को आप घर में पालेंगे, अभी देखिए इसके अंदर यही बताया गया, घर में कुत्ता रहने से बहुत सारे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि कुत्ते के शरीर में बहुत सारे रोगों का निवास रहता है। इसलिए आप कुत्ते से दूर रहें, आप कुत्ते की शक्ति ना बढ़ाएं। आप अपने घर में ही कुत्ता पाल रहे हैं तो आप घर में ही आप राहु का वास तो आपने घर में ही खुद नहीं कर लिया तो आपको फिर रोगों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए घर में ये कुत्ता बिल्ली वगैरह जो है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली ये जो इस तरह के जो ये तामसिक ये जो जीव जो होते हैं, जो ये मांसाहारी तरह के जीव जो होते हैं, और बहुत ही मतलब पापी किस्म के, बहुत ही श्रूड किस्म के ये जो जीव होते हैं, धोखेबाज किस्म के, कोई राहु जो है धोखे का भी प्रतीक है। तो ये धोखेबाज किस्म के ये जो बिल्ली की जाति के जितने हैं, बिल्ली और कुत्ते की जाति के जितने बड़े जीव हैं, ये धोखेबाज प्रवृत्ति के होते हैं। और जो भी कोई धोखा जहाँ पर भी होगा वहाँ राहु निश्चित तौर पे होगा। इसलिए इन जीवों से बच के रहना चाहिए। इनको कहीं गली में भी कोई मिल जाए तो इनको नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। आजकल जोशी भी उल्टा बता देते हैं कि जाइए आवारा कुत्ते को, नहीं, अगर आप आवारा कुत्ते को खिला पिला रहे हैं आप तो राहु की शक्ति बढ़ा रहे हैं, आप तो अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, फिर तो राहु कुपित होगा ही होगा। राहु ठीक थोड़ी ना होगा, राहु तो और बढ़ जाएगा। घर में कुत्ता पालने के लिए कह देते हैं राहु खराब है तो घर में, अरे आपका तो राहु पहले से ही खराब है, आप घर में कुत्ता और पाल रहे हैं तो आपकी तो वैसी और दिक्कत हो गई। अरे जिसका राहु ठीक है वो भी अगर घर में कुत्ता पाल लेगा तो उसकी भी दुर्गति निश्चित जानी है। उसकी कुत्ता बिल्ली ये दोनों के ऐसे जानवर हैं, इनको अगर आप पाल लोगे कुत्ता बिल्ली वगैरह तो राहु तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राहु बढ़ेगा, जीवन के अंदर दिक्कतें आएंगी। और आप चाहे तो किसी जो इस तरह के जो जीवन विज्ञानी जो हैं, अगर आप उनसे ही पूछे तो वो ही बताएंगे घर के अंदर कुत्ता बिल्ली ऐसे इस तरह के जानवरों को रखने से बहुत सारी
डिसीज़ जो है आपके घर के अंदर ये जानवर लेकर के आ जाते हैं। तो दोनों तरह से हम देखते हैं कि चाहे आप विज्ञान के तौर पे देख लें, चाहे ज्योतिष के हिसाब से देख लें, इस तरह की चीज़ों को हमें दूर रखना चाहिए। राहु की शक्ति बढ़ाने वाले कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी ऐसे तामसिक कार्य नहीं करने चाहिए जिससे राहु की शक्ति बढ़े। राहु की शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, चाहे हम राहु के संबंधित तामसिक पदार्थों का सेवन करें, चाहे उसके अनुसार जीवनचर्या करें कि उस तरह के कुत्ते बिल्ली पालें, तो निश्चित तौर पे जानिए उस तामसिकता की वजह से जीवन में रोग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, कष्ट बढ़ेंगे, हमारा जीवन धीरे धीरे दूभर होता जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि जी हम क्या करें, हमारा तो जीवन ही ऐसा हो रहा है। अरे हम अपना जीवन को ठीक से जीना तो सीखें। अगर ठीक से जिएंगे तो हमको कभी भी कोई रोग या कुछ भी नहीं होगा और जीवन बहुत ही सुखमय होगा। तो ज्योतिष जो है हमको जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए, जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, इसकी हमको दृष्टि देता है। अगर हम अकेले ज्योतिष को, वैसे तो किसी भी विज्ञान के द्वारा यदि हम अपने जीवन में झांकेंगे तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उनमें से ज्योतिष भी एक बहुत सुंदर विज्ञान है। अगर ज्योतिष चूँकि समग्र विज्ञान है, धर्म का विज्ञान है, यदि हम इसको अपने जीवन में जैसे जैसे उतारते जाएंगे, इसको हम समझेंगे, धर्म में अपना जीवन करते जाएंगे, तो हमको एक जीवन जीने की दृष्टि मिलेगी, हमारा जीवन सुखमय होगा। अपना जीवन हम सुखमय करेंगे और अगर हमारा जीवन सुखमय होगा तो निश्चित तौर पर जानिए दूसरों का जीवन भी सुखमय ही होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय सिया राम।